हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो ये जनरल इंजीनियरिंग का शॉर्ट नोट्स का रिवीजन का पार्ट 3 वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल का इसमें टॉपिक है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का लिए हुए हैं। तो देखिए, कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर जो होता है चार्जेस को स्टोर करता है। इट अपोजेस द सडन चेंज इन वोल्टेज, दैट इज इट अपोजेस द dv by dt across it. It is used to maintain द वोल्टेज बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कैपेसिटर क्या होता है, अपोज करता है सडन चेंज इन वोल्टेज को। ठीक है, डीवी बाई डी टी अक्रॉस इट। इट इज यूज टू मेंटेन द वोल्टेज बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन आता है इसमें। देखिए, एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन है। P इक्वल्स टू पावर इक्वल्स टू P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली देखिए P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। ठीक है, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो I इंटू आई हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, और P इक्वल्स टू V इंटू आई होता है, और V इंटू आई इक्वल्स टू V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर। तो दोनों फार्मूला हो जाएगा, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। दोनों फार्मूला पावर का याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है अभी इससे। I इक्वल्स टू वी बाई आर, और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज लीनियर। ये I इक्वल्स टू V बाई आर जो होता है, और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V जो होता है, ये आपका ओम्स लॉ है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ओम्स लॉ है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन V एंड I क्या हो जाएगा, लीनियर होगा। ठीक है, इफ 1/r इज कांस्टेंट, अगर 1/r कांस्टेंट है तो लीनियर होगा। अब देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो का जो वैल्यू है, रो ऑफ ए मटेरियल इज ए प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल विच डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ऑफ ए मटेरियल है, वो एक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है विच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल। However, the resistance depends upon the लेंथ, एरिया और टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे। मतलब R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होगा। ठीक है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होगा। हाउ एवर द रेजिस्टेंस डिपेंड अपन, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, तो R इक्वल्स टू रो एल बाई ए हो जाएगा। रो जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रो जो है वो कांस्टेंट होता है फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए, सुपर पोजिशन थ्योरम के बारे में हम देखते हैं। सुपर पोजिशन थ्योरम इज यूज्ड इन द लीनियर सर्किट हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स। सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड इन द लीनियर सर्किट हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल कनेक्शन इन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, मतलब जो C इक्विवेलेंट होगा पैरेलल के केसेस में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 होगा, और सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2 प्लस C3 प्लस 1/C4 होगा, सीरीज में होगा। रेजिस्टेंस में उल्टा हो जाता है, R जो हो जाएगा सीरीज में R1 प्लस R2 हो जाएगा, और पैरेलल में 1/R1 1 प्लस 1/R2 होता है। तो ये भी आपका ध्यान देने वाली चीज़ है। अब देखिए, नेक्स्ट जो है, देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ये क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, MMF है। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज उसी तरह करंट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स, फ्लक्स, परमियंस, रिलक्टेंस, ये जितना है ना, ये सिमिलर प्रॉपर्टी हो जाएगा इलेक्ट्रिकल में, EMF, करंट। ठीक है, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सेम चीज होता है। जैसे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे फ्लक्स फ्लो करता है, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा सर्किट में। देखिए, अब थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है। थेवेनिन्स थ्योरम रिजल्ट्स इन सिंप्लीफिकेशन इन सर्किट कंटेनिंग ए वोल्टेज सोर्स एंड इम्पीडेंस कनेक्टेड इन ए सीरीज। ये आपका थेवेनिन्स थ्योरम होता है। ठीक है, अब देखिए, VOC इक्वल्स टू सपोज दैट 150 दिया हुआ है, R1 इक्वल्स टू 75 ओम दिया हुआ है, तो ISC जो हो जाएगा, ठीक है, VOC बाई R1 हो जाएगा। मतलब सिंपली करंट इक्वल्स टू V बाई आर, तो 150 डिवाइड बाई 75, तो ये आपका 2 एम्पियर आ गया करंट। ठीक है,
तो ये 2 एम्पियर का सोर्स लिख दिया, मतलब वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में हम ट्रांसफॉर्म कर दिए। 2 एम्पियर, देखिए वोल्टेज सोर्स था 150 वोल्ट, तो इसको हम 2 एम्पियर के सोर्स में कन्वर्ट कर दिए और ये 75 ओम हो जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मेनी सर्किट टू बी सॉल्व्ड एज देयर आर सोर्सेस। सुपरपोजिशन थ्योरम, जितना सर्किट होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। इट कंसिडर वन सोर्स एट ए टाइम एंड डीएक्टिवेट्स अदर सोर्स। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है कि हर, मान लीजिए अगर 3 इफेक्ट है, 3 लोड लग रहा है, तो अलग अलग एक एक लोड का लेके अगर हम डिफ्लेक्शन निकाले तो तीनों का डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम हर जगह काम करता है, मतलब इंडिविजुअल इफेक्ट का हम लोग निकालते हैं, फिर इसको समेशन कर देते हैं, तो उससे हम सुपरपोजिशन थ्योरम निकालते हैं, मतलब यूज करते हैं। पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, कॉस फाई इक्वल्स टू 1 होता है स्टॉव एलिमेंट के लिए। एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम होता है, एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू टी। देखिए, टर्मिनल वेयर देयर आर मोर ब्रांचेस मीट इज नोन एज नोड। जहाँ पे एक से ज़्यादा जो है टर्मिनल्स है, ब्रांचेज है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। टर्मिनल वेयर देयर आर मोर ब्रांचेस मीट इज नोन एज नोड। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव जीरो सोर्स। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव जीरो सोर्स रेजिस्टेंस बिकॉज नो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी प्रेजेंट आइडियली। आइडियल वोल्टेज सोर्स है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू लीनियर बाईलेटरल नेटवर्क। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। मैं एक बार बोल दिया हूँ कि एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन है, ठीक है, और डायरेक्टली एग्जाम में छपेगा। आई इक्वल्स टू वी बाई एक्स एल होगा। अगर एक्सएल का वैल्यू अगर दिया हुआ है, सर्किट में एल दिया हुआ है, इंडक्टर दिया हुआ है, तो आपका रेजिस्टेंस के जगह पे वी बाई डिवाइडेड बाई एक्सएल हो जाएगा। जैसे होता है ना, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, इंडक्टर दिया हुआ है, तो वी बाई एक्सएल हो जाएगा। एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल होता है, तो वी बाई ओमेगा एल। तो आई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ओमेगा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आई का जो वैल्यू है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इफ एफ इज हाफ देन करंट विल बी डबल। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड एक्टिव एलिमेंट इज द वन विच सप्लाई एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। उसको हम एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, जो कि एनर्जी सप्लाई करता है सर्किट में। ईएमएफ सोर्स और बैटरी जो है, ईएमएफ सोर्स और बैटरी जो है, ये आपका एक्टिव एलिमेंट का एग्जाम्पल है, जो कि पावर सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है सर्किट में। और पैरेलल कनेक्शन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, और सीरीज में सी वन सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू। ये चीज़ें भी तो आपको पता ही होना चाहिए। और जो आपका रेजिस्टेंस में होता है उल्टा हो जाता है, पैरेलल में आपका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, लीनियर सर्किट पैरामीटर डू नॉट चेंज इफ द वोल्टेज और करंट इन द सर्किट चेंजेज। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 1.5/3 0.5 ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ये याद ध्यान रखिएगा। अब देखिए, थेवेनिन्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड इफ द करंट हैज नॉन लीनियर एलिमेंट। जैसे कि डायोड जो होगा, अगर नॉन लीनियर एलिमेंट क्या है, डायोड जो है ये आपका नॉन लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम जो है आपका, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है T जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, टी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, और एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम का। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हाइयर टी होगा, अगर टी का वैल्यू, अगर टाइम पीरियड का वैल्यू हाइयर होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। ठीक है, अब देखिए इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। कॉइल में अगर आपको इंडक्टेंस निकालना है, ये आपका इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस इंडक्टर होता है, ये आपका होता है क्या, रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये होता है आपका कैपेसिटर। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस निकालिएगा तो एल इक्वल्स टू होता है एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल होता है, एल एन स्क्वायर म्यू ए बाई, ठीक है, एन होता है। यहाँ पे एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर का, मतलब एल इंक्रीज करेगा तो एन इंक्रीज करेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। बी इक्वल्स टू, ठीक है, म्यू एच होता है। बी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू एच होता है, परमिएबिलिटी है। ठीक है, बी क्या है आपका, ये आपका परमिएबिलिटी है, तो म्यू इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, सॉरी म्यू, ये जो है बी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और म्यू जो है बी इक्वल्स टू म्यू एच होता है। ठीक है, तो बी का यूनिट जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
म्यू को म्यू लिख दिए, एच का यूनिट एम्पियर टर्न बाई मीटर होता है, तो यहाँ से म्यू जो है आप निकाल सकते हैं, म्यू का यूनिट निकाल सकते हैं, परमिबिलिटी होता है म्यू एक्चुअली, तो म्यू का यूनिट आप इजीली निकाल सकते हैं, वेबर डिवाइडेड बाई ये आपका एम्पियर टर्न पर एम्पियर टर्न मीटर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिजर्व इफ करंट डायरेक्शन इज रिवर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स इफ करंट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका आउटवर्ड है, ये आप जो पॉइंट दिखा रहा है वो ये आउटवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, ये इनवर्ड है। ठीक है, ये थंब रूल में ये आपका करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और देखिए जंक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट वेयर करंट गेट्स डिवाइडेड इज कॉल्ड नोड, उसको नोड बोलते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल लाइक कॉपर इट इज यूज्ड इन द एलॉय, तो आपका जो रेजिस्टिविटी होता है वो एलॉय का, ठीक है, ग्रेटर होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है वो ग्रेटर होता है मेटल से। एज पर केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट नोड और जंक्शन इज जीरो एट ऑल टाइम, और केसीएल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एज पर केसीएल द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट नोड और जंक्शन इज जीरो एट ऑल टाइम, और केसीएल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। देखिए किसी भी नोड पे इनकमिंग करंट और आउट गोइंग करंट दोनों इक्वल होता है, मतलब I1 प्लस I2, ये दोनों क्या हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है तो प्लस में ले लिए हैं, और ये आउट गोइंग है तो माइनस में ले लिए। ये आपका किरचॉफ्स करंट लॉ है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट है किसी भी सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। वोल्टेज इज द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, पावर सोर्स दैट pushes change electron in the form of current through a conducting loop enabling them to do work such as illuminating a light। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज हो जाएगा। अब देखिए पावर डिसिपेशन जो होता है V इंटू आई होता है, जो पावर डिसिपेशन होता है उसका वैल्यू V इंटू आई हो जाएगा। सपोज दैट V का वैल्यू अगर 200 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, आई का वैल्यू आपका 5 एम्पेयर दिया हुआ है, तो आप पावर निकाल लीजिएगा 200 इंटू 5 करके 1000 वाट करके। ठीक है, एक यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। एनर्जी जो होता है वो पावर इनटू टाइम होता है। एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। केवीएल जो होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ एन ब्रांच वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेटवर्क इज जीरो एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ये आपका केवीएल होता है। ठीक है, ये आप केवीएल जो होगा किसी लूप में होगा, और केसीएल जो होगा वो नोड पे होगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप है वो इंटरनल रेजिस्टेंस में डेवलप होता है। इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप डेल्टा वी जो होता है वो ई माइनस वी होता है। ठीक है, केवीएल जो है ये बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो होता है ये बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। केवीएल जो है ये बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है, केवीएल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और केवीएल जो है आपका बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दोनों चीज हो जाएगा। ए करंट सोर्स इज एन एक्टिव एलिमेंट एज इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। करंट जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी का होता है, इसलिए करंट क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए ये आपका एक सर्किट दिया हुआ है, ये प्लस माइनस वोल्टेज हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका ईएमएफ हो गया। व्हेन नो लोड देन वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर ई आर, मतलब ये जो रेजिस्टेंस के अलॉन्ग वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर कोई भी लोड नहीं है तो जीरो हो जाएगा, मतलब V इक्वल्स टू ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट इज जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस, उसी को हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट क्या है, जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन द रेजिस्टेंस। इसका वैल्यू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी डी टी हो जाएगा। ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर लीनियर डिवाइसेस एंड इट इज अप्लीकेबल फॉर ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओम्स लॉ जो है वो लीनियर डिवाइसेस के लिए अप्लीकेबल है एंड इज अप्लीकेबल फॉर ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब देखिए फॉर पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये इक्वल होता है रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल के। ठीक है, फॉर पैरेलल सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल फॉर ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब देखिए ईएमएफ क्या होता है,
ये ईएमएफ जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये एक टाइप का वोल्टेज है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय अ सोर्स, ठीक है, किसी सोर्स से प्रोड्यूस होता है। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये ईएमएफ होता है। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इन सीरीज सर्किट द करंट रिमेन्स सेम बट वोल्टेज एड अप टू अ हाई वोल्टेज, अप टू गिव अ हाई वोल्टेज। ठीक है, मतलब जो आपका सीरीज में सर्किट जो होता है, इन सीरीज सर्किट द करंट रिमेन्स सेम बट वोल्टेज ऐड अप टू गिव हाई वोल्टेज। ठीक है, कैपेसिटी जो होता है, हम लोग इसको कैपेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं एम्पियर आवर में। ठीक है, एम्पियर आवर में। ठीक है, एम्पियर आवर में Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू कैपेसिटी इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस करंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्चार्ज टाइम दैट ए बैटरी कैन सप्लाई बिफोर एग्जॉस्टिंग इट्स इंटरनल स्टोर ऑफ ए केमिकल एनर्जी। तो ये आपका कैपेसिटी होता है। देखिए हीटर कॉइल इज ए रजिस्टर विच इज ए लीनियर सर्किट एलिमेंट। हीटर कॉइल जो होता है एक रजिस्टर होता है जो कि लीनियर सर्किट एलिमेंट में होता है। देखिए साइन वेव में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, साइन वेव में, स्क्वायर वेव में और ट्रेंगुलर वेव में, साइन वेव में जो आपका आरएमएस वैल्यू होता है वोल्टेज का Vm/√2 हो जाएगा, स्क्वायर वेव में Vm होगा और ट्रिंगुलर वेव में Vm/√3 होगा। ठीक है, ये सभी पूछता है एग्जाम में। देख पहले ही बोल दिए कि एक पॉइंट मतलब एक क्वेश्चन। ए वाट मीटर ऑलवेज मेजर द एवरेज एक्टिव पावर। जो वाट मीटर होता है वो हमेशा एवरेज एक्टिव पावर को मेजर करता है। पावर इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस पाई होता है। ठीक है, अब देखिए फाई जो होता है वो एंगल बिटवीन वी एंड आई हो जाएगा, फेजर एंगल हो जाएगा। सिंस एम आई रिप्रेजेंट, एम आई इंस्ट्रूमेंट मेजर्स आर एम एस वैल्यू ऑफ द क्वान्टिटी, देयर फॉर एम आई मीटर रीडिंग इज आई आर एम एस इक्वल्स टू, अगर सपोज दैट आई का वैल्यू 10 + 10 sin t दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आपको आर एम एस का वैल्यू निकालना है तो 10² + 10 डिवाइडेड बाई √2। साइन वेव क्या है, Vm/√2। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ से आप √180 100 + 50 का 150 एम्पियर ला दिए। ठीक है, आई आर एम एस का वैल्यू हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आरएलसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है। ये आपका आर है, ये आपका एल है, ये सी है। तो इसमें इम्पीडेंस फैक्टर आता है, क्योंकि आप इक्विवेलेंट कैसे निकालिएगा, इक्विवेलेंट आप निकालने के लिए आरएलसी में R + J × X हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका इम्पीडेंस है, क्या है, ये इम्पीडेंस है। ठीक है, और देखिए एडमिटेंस जो होता है Y होता है, इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1/Z हो जाएगा, मतलब 1/R + Z × X हो जाएगा। R - ZX डिवाइड, इसको हम लोग अगर रेशनलाइज कर देते हैं तो R + ZX नीचे में हो जाएगा, ऊपर में भी अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं R - ZX से तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिटेंस जो हो जाएगा वो R/R² + X² आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों को अगर हम करेंगे A + B A - B पे तो A², ठीक है, A² - B² आ जाएगा, A² - B² तो J² -1 तो प्लस हो जाएगा, तो R² + X² आ जाएगा नीचे में। ऊपर में तो R - JX ही रहेगा, तो अलग अलग तोड़ देंगे तो R डिवाइडेड बाई R² + X² हो जाएगा, -J डिवाइडेड बाई -J × X डिवाइडेड बाई R² + X² हो जाएगा। ये आपका एडमिटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए सस्पेक्टेंस क्या होता है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस। अब आपको एडमिटेंस का ये पूरा का पूरा पार्ट पता चल गया, तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इमेजिनरी क्यों, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे सस्पेक्टेंस जो हो जाएगा वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस हो जाएगा, मतलब X/R² + X² होगा, मतलब X बाई जो आपका इम्पिडेंस है उसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मतलब X/Z² हो जाएगा। अब देखिए सपोज दैट कोई आपको क्वेश्चन में E1 का वैल्यू A sin ω_t + π/4 दिया हुआ है, E2 का वैल्यू B sin ω_t - π/6 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फेज एंगल निकालने के लिए बोल दिया है। सपोज दैट क्वेश्चन में फेजर डिफरेंस बिटवीन E1 एंड A2 बोल दिया है, तो आप कैसे निकालिएगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए E1 A sin ω_t + π/4, मतलब ये आपका सपोज दैट sin ω_t है, रेफरेंस मान लिए, तो E1 क्या है +π/4 है, तो +π/4 45 डिग्री हो गया। अब देखिए B sin ω_t - π/6 है, तो π/6 मतलब क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 30, तो ये नीचे में हो जाएगा। देखिए हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि साइन ही होना चाहिए, ये नहीं कि कॉस है तो साइन है तो दोनों फिर एक में लाना पड़ेगा। तो फाई एंगल क्या हो जाएगा,
ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 45 और प्लस 30, ठीक है। एक्चुअली 45 माइनस ऑफ माइनस 30 करेंगे तब जाकर 45 प्लस 30 आएगा 75। ऐसे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस जो है हो जाएगा 45 प्लस 30 75 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सपोज दैट अगर आपको दे दिया हुआ है आई का वैल्यू 50 साइन 314 इंटू टी माइनस 10 डिग्री, ठीक है, प्लस 30 साइन 314 टी माइनस 20 डिग्री। इसमें अगर आपको बोल दे कि करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो करंट का अगर आरएमएस वैल्यू निकालना है तो देखिए साइन है मतलब 50/√2, साइन है मतलब 30/√2, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे तो क्या निकलेगा आरएमएस वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब देखिए ए सीरीज आरएलसी सर्किट विल हैव यूनिटी पावर फैक्टर इफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट विल हैव यूनिटी पावर फैक्टर इफ एक्सएल और एक्ससी का वैल्यू जो है अगर बराबर हो जाता है, मतलब एक्सएल इक्वल्स टू जे इंटू ओमेगा एल और एक्ससी इक्वल्स टू जे इंटू ओमेगा सी, ये दोनों जो है बराबर हो जाता है, मतलब ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, एक्ससी इक्वल्स टू क्या होता है 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है। ओमेगा एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा एल डिवाइडेड बाई 1/ओमेगा सी, मतलब ओमेगा स्क्वायर इधर जाएगा डिवाइडेड बाई एल सी, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC हो जाएगा, और ओमेगा इक्वल्स टू 2πf होता है, तो एफ इक्वल्स टू 1/2π√LC हार्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सीरीज आरएलसी सर्किट में विल हैव यूनिटी पावर फैक्टर इफ एफ इक्वल्स टू 1/2π√LC। ये आप बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट के साथ ये पूरा का पूरा अटैच है, ठीक है। ये रेजोनेंस कंडीशन है, एक्चुअली ये बोल सकते हैं क्या है रेजोनेंस कंडीशन है ये, ठीक है। ये रेजोनेंस कंडीशन आते हैं नेक्स्ट, देखिए द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ चोक, चोक हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग चोक इन द ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में हम लोग चोक देखे हैं ब्लैक कलर का होता है इस तरह से इतना, और इसके साथ ट्यूब पूरा होता है, इस ट्यूबलाइट के साथ चोक जरूर प्रोवाइड करते हैं टू लिमिट करेंट टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू, करंट को लिमिट करने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए एम्पियर सेकेंड जो होता है ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है आई इक्वल्स टू Q/2 Q इक्वल्स टू IT, तो कि यहाँ पे आई क्या हो जाएगा एम्पियर और टी क्या हो जाएगा सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो होता है, ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो होता है E इक्वल्स टू LdI/dt होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होता है मतलब E इक्वल्स टू LdI/dt होता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर निकालना है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर है, इसका जैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं ना उसी तरह आपका XC हो जाएगा, तो XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा C होता है। आपका इंडक्टेंस निकालना रहता है XL इक्वल्स टू तो ओमेगा L हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा C, XL इक्वल्स टू ओमेगा L। अब देखिए DC करंट के लिए, ठीक है, DC करंट के लिए, डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 होगा और ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा से ओमेगा का वैल्यू 0 तो X इक्वल्स टू इनफाइनाइट आ जाएगा। पावर फैक्टर का फार्मूला होता है R/Z, R रेजिस्टेंस होता है और Z इम्पीडेंस होता है, तो ये आपका पावर फैक्टर का फार्मूला है, ठीक है। पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है R/Z होता है पावर फैक्टर का फार्मूला, ठीक है। तो R/Z हो जाएगा, R रेजिस्टेंस और Z इम्पीडेंस। फॉर ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट द इम्पीडेंस एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज √2R होता है। फॉर ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट द इम्पीडेंस एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज √2R होता है। अब देखिए जो EMF इंड्यूस होता है इन ए कॉइल ऑफ n टर्न्स, अगर कॉइल है, ठीक है, जो EMF उसमें इंड्यूस्ड होता है E इक्वल्स टू -N dφ/dt होता है। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है ऑपोजिशन ऑफ फ्लक्स चेंजेस ड्यू टू लेंज लॉ, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है ऑपोजिशन ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है लेंज लॉ के, तो वो होता है -N dφ/dt होता है। अब देखिए एवरेज पावर निकालना है तो V² R हो जाएगा, VRMS का स्क्वायर बाई R हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज का Q इक्वल्स टू CV होता है, C इक्वल्स टू Q/V होता है, कैपेसिटेंस इन चार्ज स्टोर पर यूनिट ऑफ वोल्टेज हो जाएगा। अब देखिए जो इम्पीडेंस होता है वो R+J इंटू ओमेगा L माइनस ओमेगा C होता है। रेजोनेंस पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस पे XL इक्वल्स टू XC हो जाएगा, मतलब Z इक्वल्स टू R हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ओमेगा L और ओमेगा L इक्वल्स टू 1/ओमेगा C आ जाएगा रेजोनेंस पे, तो इसीलिए ये आपका जो इम्पीडेंस का वैल्यू हो जाएगा वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। सो इम्पीडेंस इज मिनिमम एट रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस पे इम्पीडेंस का वैल्यू मिनिमम होता है, क्यों मिनिमम होता है, क्योंकि Z इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा है R ही मिल रहा है,
जेड इक्वल्स टू एक्चुअल क्या होता है, आर प्लस जे इंटू ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, ये होता है। अगर इसमें तो ज़्यादा वैल्यू आएगा ना, लेकिन मिनिमम कब आएगा, जब रेजोनेंस पे होगा, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा एल डिवाइडेड माइनस इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, फोर्स बिटवीन दो आपका कैपेसिटर का प्लेट है, ठीक है, दो कैपेसिटर का प्लेट है, अगर दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, ये एक कैपेसिटर है और ये एक आपका एक कैपेसिटर का प्लेट है, दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, तो फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू इपल्सन नॉट ए इंटू वी स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर होगा। ए जो है वो एरिया ऑफ प्लेट होगा, भी जो है वो वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स होगा, डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट होगा। ठीक है, ए आपका एरिया ऑफ प्लेट हो जाएगा, भी वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स हो जाएगा, और डी जो होगा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट हो जाएगा। तो एफ इक्वल्स टू इपल्सन नॉट ए वी स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर हो जाएगा। एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, तो एफ जो है एफ बढ़े, एरिया बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए, फॉर ए कंपोजिट सिग्नल में वी नॉट प्लस वी एम साइन ओमेगा टी प्लस वी एम टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आरएमएस वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर वी नॉट का स्क्वायर, और इसका जो आरएमएस वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्चुअली ये साइन है तो साइन वी एम वन बाई √2 हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन है तो वी एम टू बाई √2 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरा का स्क्वायर करेंगे तो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए जो कॉपर लॉस होता है, ये होता है आपका I²R, ये आपका आयरन लॉस के इक्वल होता है मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम इफिशियंसी का फार्मूला हम लोग लगाएंगे, आपको क्या I²R लगाएंगे, पावर जो है मैक्सिमम इफिशियंसी पे। अब देखिए, इन ट्रैक्शन एप्लीकेशन डीसी सीरीज मोटर इज यूज। ट्रैक्शन एप्लीकेशन में हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। एन एप्लीकेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर इज टू चार्ज द बैटरी। एन एप्लीकेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर इज टू चार्ज द बैटरी। लोड फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए, जो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए लोड होता है, एस एन मैक्स इक्वल्स टू एस ऑफ फुल लोड इंटू पी आई बाई पी कट ऑफ होता है। ठीक है, पी आई बाई पी कट ऑफ होता है। एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडिकेटर, ठीक है, सॉरी इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर जो होता है, ठीक है, ये इस टाइप का होता है। ई इक्वल्स टू 1/2 LI² होता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मोशन, 4 फिंगर जो होता है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड देता है, मिडिल फिंगर जो होता है वो करंट देता है, और थंब जो होता है वो आपका क्या देगा, मोशन देगा। ठीक है, थंब में मोशन हो जाएगा। ठीक है, थंब में मोशन हो जाएगा। ठीक है, मिडिल में करंट हो जाएगा, और फोर फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, 4 फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ये आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो जाएगा। देखिए, ट्रांसफार्मर डज नॉट हैव एनी रोटेटिंग पार्ट। ट्रांसफार्मर के पास में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, सो फ्रिक्शन विंडेज, ठीक है, सो फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस आर नॉट प्रेजेंट इन द ट्रांसफार्मर। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। फर्दर देयर इज नॉट एयर गैप इन द ट्रांसफार्मर वेयर एज द एयर गैप इज प्रेजेंट इन द मोटर। ठीक है, टू एस्टेब्लिश द फ्लक्स एयर गैप मोटर रिक्वायर मोर करंट वेयर एज टू एस्टेब्लिश द फ्लक्स वेरी लेस करंट इज रिक्वायर्ड। ट्रांसफार्मर और मोटर का बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, बाय द ट्रांसफार्मर इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज हाइयर। ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी होता है हाइयर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंसीडर, हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। ये आपका गॉसियन सरफेस हो जाएगा इनसाइड द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर एज पर गॉस लॉ। जो D.ds होता है वो आपका Q इनक्लोज्ड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो गॉस ये यहाँ पे Q इनक्लोज्ड जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो D.ds 0 हो जाएगा, तो D इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। D इक्वल्स टू इपल्सन नॉट E होता है, E इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इनसाइड द स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेट अप एंड सेट डाउन इज रिलेटेड टू द वोल्टेज लेवल। सेटअप और सेट डाउन जो होता है वो वोल्टेज लेवल से रिलेटेड है। इन डीसी मोटर फील्ड इज एन स्टार्टर
एंड आर्मेचर इज अ रोटर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फील्ड जो होता है डीसी मोटर में वो स्टार्टर होता है और आपका आर्मेचर जो होता है रोटर होता है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द इफेक्ट अपोजेस द काउज। ठीक है, अब देखिए इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन द एलिवेटर। एलिवेटर में हम लोग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। ईएमएफ इन द इंडक्शन मोटर स्टार्टर इज E1 इक्वल्स टू रूट 2 पाई F1 K1 N1 इंटू थीटा। ठीक है, और E2 रोटर में जो हो जाएगा रूट 2 पाई F1 KW2 इंटू थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कॉस फाई होता है, ठीक है, कॉस फाई जो हो जाएगा वो आपका एक्टिव पावर बाई एपारेंट पावर होता है। कॉस फाई का वैल्यू क्या होता है? एक्टिव पावर बाई एपारेंट पावर। ठीक है, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज, इंस्टेंटेनियस पावर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक है, क्या होगा? इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल्स टू वी एम स्क्वायर बाई 2R इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। क्या होगा? इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस पावर इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट जो पावर कंज्यूम्ड होगा वो भी आई साइन फाई होगा। ठीक है, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, इसमें पावर वी एम स्क्वायर बाई 2R इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी हो जाएगा। इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट में इसमें पावर कंज्यूम जो हो जाएगा Q इक्वल्स टू वी आई साइन फाई होगा। इन एन इंडक्टिव सर्किट हैविंग बोथ R और L, दो होता है। पावर इज कंज्यूम्ड बाई P इक्वल्स टू वी आई इंटू कॉस फाई हो जाएगा। P पावर एवरेज इक्वल्स टू मैक्सिमम पावर बाई 2 हो जाएगा। पावर फ्लो थ्रू कॉइल अगर आपको निकालना होगा तो P इक्वल्स टू E इंटू आई होता है। तो मतलब एल ई का वैल्यू हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, तो एल आई डी आई बाई डी टी हो जाएगा पावर फ्लो थ्रू कॉइल अगर निकालना होगा तो। फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई इक्वल्स टू माइनस डी साई बाई डी टी हो जाएगा। नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंज लॉ। रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और रिलक्टेंस जो होता है ये आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ना मैग्नेटिक सर्किट में, उसको अपोज करता है। ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। एल इक्वल्स टू एन आई बाई आई हो जाएगा। एनर्जी स्टोर ड्यू टू इंडक्टर आई ई इक्वल्स टू 1/2 एल आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कॉपर लॉस और आयरन लॉस मैक्सिमम होगा तो आई स्क्वायर आर ई बार इक्वल्स टू पी हो जाएगा। अब देखिए विंडेज लॉस इज ए rotational loss, mechanical loss and is due to air friction. It is directly proportional to a square of the speed. ठीक है, टिपिकल वैल्यू ऑफ बैरियर वोल्टेज और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल फॉर पीएन जंक्शन कितना हो जाएगा? V नॉट इक्वल्स टू 0.2 भी हो जाएगा और 0.7 भी हो जाएगा। 0.2 भी कब होगा? फॉर जीई पीएन जंक्शन और मतलब जर्मेनियम पीएन जंक्शन, और 0.7 भी कब होगा? फॉर सिलिकॉन पीएन जंक्शन के लिए होगा। ठीक है, अब देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स एट ए साइक्रोनस स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, तो यहाँ पे NS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 120 इंटू फाई। क्या आ जाएगा? NS इक्वल्स टू 120 इंटू फाई डिवाइडेड बाई P हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन NS एंड रोटर स्पीड इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम स्लिप बोलते हैं। जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स, तो फाई जो हो जाएगा वो आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होगा। फाइव अगर मैग्नेटोमोटिव फोर्स बड़ा होगा तो फाइव भी बड़ा होगा। अब देखिए इन पीएन जंक्शन और ए डायोड एक्ट्स एज ए रेक्टिफायर बिकॉज इट अलाउज ओनली यूनिडायरेक्शनल करंट। ठीक है, सस्पेक्टेंस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ इंडक्टेंस, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे। और कंडक्टेंस जो हो जाएगा आर बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, और सस्पेक्टेंस जो हो जाएगा एक्सएल बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई सी इक्वल्स टू सी इंटू डी वी बाई डी टी हो जाएगा। फॉर साइनसोइडल वेव फॉर्म जो एवरेज वेलोसिटी होगा 2 वी एम बाई पाई होगा, और आर एम एस वेलोसिटी जो होगा वो वी एम बाई रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चार्ल्स लॉ फॉर अ परफेक्ट गैस T2 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई V1। प्रेशर कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गे-लुसिक लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ ही इज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए आइडियल गैस occupies for volume as compared to real gas at a very high pressure। ठीक है,
अब देखिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ के अनुसार द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल हो जाएगा, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या होता है, पीवी बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फॉर ए परफेक्ट लॉ पीवी बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एगार्डोस हाइपोथेसिस द मोलिकुलर वेट ऑफ ऑल द परफेक्ट गैसेस occupy the same volume under the same condition of pressure and temperature। ये आपका एवोगार्डो हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का जो भी था मेरे पास अवेलेबल शॉर्ट नोट्स उससे हम करा दिए आप लोग को। आगे और भी कंटेंट आप लोग को देते रहें अगर टाइम बचा तो, ठीक है। बाकी इतना देखने के लिए धन्यवाद। अब जितना हो सके जरूर से जरूर शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है जरूर से लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।